नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर EUF चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन बजट के बारे में, जो कल ही निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया 2022 से 2023 का यूनियन बजट। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूनियन बजट है क्या। सरल शब्दों में कहें तो भारत का केंद्रीय बजट हमारे देश का वार्षिक वित्तीय विवरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक बार पेश होने के बाद बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए वैध रहेगा, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 से 2023 संसद में पेश किया। तो चलिए देर ना करते हुए यूनियन बजट 2022 से 2023 के बारे में स्पष्ट रूप से शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 में स्टार्टअप और प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% अलग रखने के केंद्रीय बजट में प्रस्ताव को एक उत्कृष्ट कदम बताया है। राजनाथ सिंह ने सीतारमण की इस घोषणा का भी स्वागत किया है कि रक्षा पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग से खरीद के लिए आवंटित किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट इंडस्ट्री को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। भारत का रक्षा बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए पिछले साल के 4.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अपने बजट भाषण में रक्षा आवंटन की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार आयात को कम करने और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही किसानों के खेत के असेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल करने की बात भी कही। तो चलिए इसके कुछ इकाइयों पर जरा ध्यान दें। नंबर 1, गेहूं और धान की खरीफ और रबी फसलों की खरीद से 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ। नंबर 2, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सीधे भुगतान के लिए 2.25 लाख करोड़। नंबर 3, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 4, बाजरे का वर्ष 2022 होगा। बाजरे के उत्पादों के लिए कटाई के बाद मूल्यवर्धन के लिए समर्थन। नंबर 5, फसल मूल्यांकन और कीटनाशकों का छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का उपयोग करेंगे। नंबर 6, सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य 9.25 लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि को सिंचाई के लिए लाभ होगा। 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी। 130 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट और ऊर्जा प्रदान करना है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 लाख हेक्टेयर किसान भूमि को लाभ होगा। बजट 2022 विभिन्न कानूनों के तहत कर प्रावधानों के मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालन को कम करने पर केंद्रित है। हालांकि बजट में आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा प्रस्ताव से करदाताओं के वर्ग को फायदा होगा। आइए प्रमुख बजट 2022 का प्रस्ताव पर नजर डालते हैं। नंबर 1, न्यू पॉलिसी एंड टैक्स रिटर्न। नंबर 2, विकलांग लोगों को राहत। वर्तमान कानून करदाता को किसी विकलांग आश्रित के लिए ली गई किसी भी बीमा पॉलिसी में कटौती का प्रावधान करता है, यदि करदाता की मृत्यु पर विकलांग व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान या वार्षिक उपलब्ध हो। नंबर 3, नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए कोविड से संबंधित खर्च के लिए कर छूट। किसी कर्मचारी द्वारा कोविड-19 से संबंधित किसी भी बीमारी को चिकित्सा उपचार पर किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि को कर योग्य अनुलाभ नहीं माना जाए। नंबर 4,
एनपीएस प्रावधानों का युक्तिकरण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता लाने के लिए वेतन के 14% तक नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80C के तहत कटौती का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिया गया है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में नियोक्ता योगदान के लिए छूट की सीमा 10% पर बनी हुई है। केंद्रीय बजट 2022 शिक्षा क्षेत्र के लिए एक हिट एंड मिस था। हालांकि इसने अंततः इस महामारी से सीखने के नुकसान को संबोधित किया और पहचाना है। देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। आर्थिक रूप से वंचित छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के आवश्यक वर्षों को खो दिया है और पूरक शिक्षकों की शुरुआती अत्यधिक आवश्यक थी। कक्षा 1 से 12वीं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1+1 टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। अपस्किलिंग समय की मांग है। इस प्रकार स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल DESH देश ई पोर्टल का शुभारंभ हमारे वर्तमान की बदलती गतिशीलता को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनाया जाएगा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 चैनलों वाला 1+1 टीवी चैनल बनेगी। चूंकि भारत में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी कोविड-19 महामारी से पहले भी एक प्रमुख चिंता का विषय रही है, देश भर में समस्या के समाधान के लिए समर्पित केंद्र स्थापित करने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए बहुत सारी इकाइयां दी गई है। नंबर 1, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र शुरू किया जाएगा। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया जाएगा नेशनल मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को मिलेगा लाभ। नंबर 4, हर घर नल से जल के तहत 60,000 करोड़ रुपए से 3.8 करोड़ घर के स्रोत को कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आपको यदि किसी भी तरह का डाउट है यूनियन बजट से रिलेटेड देन प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल आंसर क्विकली। थैंक यू।